आगे बढ़ाएंगे। अब तक यह तो स्पष्ट हो चुका था कि फ्रांस की जनता राजतंत्र से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी थी, लेकिन जनता के अलावा फ्रांस की सेना भी तत्कालीन शासन से बहुत असंतुष्ट थी। दरअसल फ्रांस की आर्थिक हालत चकनाचूर हो चुकी थी, राजकोष खाली थे, इसलिए सैनिकों को ना तो समय से वेतन मिलता था और ना ही उनके खाने पीने व रहने का उचित प्रबंध था। इसके साथ ही युद्ध की स्थिति में उन्हें पुराने अस्त्र शस्त्रों के साथ आगे ढकेल दिया जाता था। फ्रांस की क्रांति से पूर्व फ्रांस में एक बौद्धिक स्तर पर भी क्रांति देखने को मिली, जिसने फ्रांस में कई सारे विचारकों को जन्म दिया। इन विचारकों ने आग में घी का काम किया और निरंकुश राज्य व्यवस्था और सामाजिक परंपराओं को तोड़ने के लिए जनता को प्रेरित किया। इन विचारकों में मॉन्टेस्क्यू का नाम सबसे पहले आता है। दरअसल मॉन्टेस्क्यू ने राजा के दैवीय सिद्धांत का खंडन किया और कहा राजा कोई देवता नहीं है, उसने सिर्फ यह ढोंग रचा है। मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांसीसियों को संवैधानिक तंत्र स्थापित करने की सलाह दी। उसने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में शक्ति के पृथक्करण की बात की, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों अलग अलग व्यक्तियों द्वारा संभाली जाएं। मॉन्टेस्क्यू के अलावा वोल्टेयर की रचनाओं ने भी फ्रांस में एक नई सोच का सूत्रपात किया। वोल्टेयर ने अपने व्यंग्यात्मक लेखों से चर्च व भ्रष्ट पादरियों का भंडाफोड़ करना शुरू किया। वोल्टेयर ने जनता को तार्किक होने की सलाह दी। उसके इन लेखों ने जनता के अंधविश्वासों को दूर करके उन्हें बुद्धिजीवियों की तरह सोचना सिखाया। जहां एक तरफ मॉन्टेस्क्यू व वोल्टेयर अपने कार्यों में व्यस्त थे, वहीं एक और महान विचारक रूसो फ्रांस में एक नई क्रांति का बीज बो रहा था। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि राजा को अधिकार जनता देती है ताकि राजा जनता को शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सके, लेकिन जब राजा निरंकुश हो जाए तो जनता को यह अधिकार है कि वह राजा के विरुद्ध विद्रोह करे। इसलिए जनता को अब राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र अपनाना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, दिदरो और क्वेंसे जैसे कई सारे महान विचारकों ने फ्रांस में एक नई लहर पैदा कर दी और लोगों के मन में उपजे असंतोष को उनका हथियार बना दिया। इसी बीच राजा लुई 16 ने कुछ नए करों को लगाना चाहा। चूंकि जनता अब जागृत हो रही थी तो मजबूरन राजा को सैकड़ों साल पुरानी स्टेट्स जनरल को फिर से जीवित करना पड़ा। दरअसल यह स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जो 1614 से बंद पड़ी थी और राजा ने अपनी तानाशाही के चलते इसकी बैठकें बुलानी बंद कर दी थी। पुरानी व्यवस्था के अनुसार स्टेट्स जनरल की सहमति के बिना राजा किसी प्रकार का नया कर जनता पर नहीं लगा सकता था। इस सभा में फ्रांस के तीनों राज्य अपने प्रतिनिधि भेजते थे। इन राज्यों में तीसरे राज्य की प्रतिनिधि संख्या ज्यादा थी तथा तीसरा स्टेट ज्यादा समृद्ध व शिक्षित था। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने नए कर के लिए मत देने से मना कर दिया और सभा से बाहर निकल गए। इसके बाद 20 जून को तीसरे स्टेट के ये प्रतिनिधि वर्साय के एक टेनिस कोर्ट में जमा हुए और एक नए संविधान की मांग उठा दी, जिसमें राजा की शक्तियों को संतुलित व कम किया जाए। चूंकि तीसरे स्टेट के लोग बहुमत में थे, इसलिए राजा को मजबूरन विद्रोह देखते हुए प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी। इसे पूरे फ्रांस में जनता की जीत की तरह देखा गया और लोगों के हौसलों को मजबूती मिली। 9 जुलाई 1789 को संयुक्त बैठक ने संविधान निर्माण के अपने लक्ष्य को स्वीकारा और इस पर सहमति जताई। इसी बीच राजा लुई ने अपने अर्थमंत्री नेकर को बर्खास्त कर दिया, उसे दरबार से निकाल दिया। नेकर जनता में बहुत लोकप्रिय था, इसका असर बहुत बुरा हुआ। 14 जुलाई की सुबह पेरिस में आतंक का माहौल छा गया। जनता सड़कों पर उतर आई और यह अफवाह फैल गई कि राजा ने जनता पर गोली चलाने के आदेश दे दिए हैं। फिर क्या था, आक्रोशित जनता बास्तील के किले की तरफ बढ़ने लगी। हजारों लोग सड़कों पर थे। उन्होंने बास्तील के किले में घुसकर उसकी जेल को तोड़ डाला और सम्राट की निरंकुशता का प्रतीक माने जाने वाले बास्तील के किले को ढहा दिया और यहाँ से फ्रांस की क्रांति में एक उद्घोष प्रारंभ हुआ। इसीलिए 14 जुलाई को आज भी फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बास्तील के किले का ढह जाना फ्रांस के इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ तो था, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता अभी कोसों दूर थी। अब इसके आगे फ्रांस के लोगों ने क्या रुख अपनाया तथा राजा रानी व उनके राजतंत्र का क्या हुआ,
इसकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे।